नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्रीस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिकंदर के बारे में बताने जा रहा हूं और उससे पहले हम लोग जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिकंदर से पहले जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ है वो हखमनियों का हुआ है। हखमनी अर्थात ईरान के वासी। तो प्राचीन विदेशी आक्रमण को हम इस तरीके से समझेंगे कि वो क्रमबद्ध तरीके से हमारे मन में बस जाए, रच जाए, हमें याद हो जाए। तो हखमनी वंश ईरान में निवास करता था और उसी के शासकों ने पहला आक्रमण किया जिसमें नाम आता है साइरस द्वितीय, जिसको कुरुस भी कहते हैं। इसका आक्रमण भारत में असफल हो गया। जब इसका असफल हो गया आक्रमण, तब इसके उत्तराधिकारी दाराय वहू या दारा, इसको डेरियस फर्स्ट भी कहते हैं, इसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। दारा या डेरियस ने इसने पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र ईरान का 20वां प्रांत बना। तत्कालीन समय में ये जो प्रांत है, वो जो प्रांत थे करीब 23 प्रांत थे और ये जो हमारा क्षेत्र जो बना वो 20वां प्रांत था। अब हखमनियों से संपर्क के कारण परिणाम क्या हुए या क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ? तो फायदा ये हुआ कि मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया, जो कि सर्वप्रथम कहला सकता है। स्वर्ण मुद्रा को हखमनी डेरिक कहते थे और रजत को सिग्लोई। हालांकि सिग्लोई अर्थात रजत मुद्रा ही ज़्यादा प्रचलित थी। अशोक के समय में स्मारकों में जो घंटा के गुंबद हैं ऐसे करके, उस पर जो प्रभाव है वो ईरानियों का ही है। ईरानी इतिहासकारों ने या लिपिकारों ने कहना चाहिए, लिपिकारों ने भारत में लेखन कला को एक विशेष रूप में लाया। लिपिकार, वो लिपि भारत में खरोष्ठी कहलाती है, जो कि अरबी की तरह है, दाएं से बाएं। ईरानियों की सहायता से यूनानियों को भारत की अतुल धन संपत्तियों के बारे में पता चला और सिकंदर के आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब पहला आक्रमण दारा या डेरिस को हम मानते हैं प्राचीन विदेशी आक्रमण में। मध्यकालीन में तो अलग चर्चा हो रही है, प्रथमतः बात करेंगे तो डेरियस की बात आएगी, जो कि ईरानी है। अब चलते हैं मित्रों सिकंदर की ओर और सिकंदर को पढ़ते हैं। सिकंदर का नाम कहानियों किताबों में बहुत कुछ सुनने जानने को मिलता है, पर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि सिकंदर के बाद ही भारतीय इतिहास क्रमबद्ध रूप ले सका। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। जब इनका पिता फिलिप की मृत्यु हो गई, तब सिकंदर गद्दी पर 336 ईसा पूर्व में बैठा। तो सिकंदर के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, जो कि कविता, नाटक, भौतिकी, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति, जीव विज्ञान आदि विषयों की रचनाओं की विशेषज्ञ या स्थापित करने वाले विद्वान के रूप में जाने जाते हैं।
कि ये विषय इस रूप में होना चाहिए। सबसे पहले जहाँ तक हो अरस्तु ने ही विषयों को बनाया या उनकी रचना की, सारे फील्ड में माहिर। सिकंदर ने इराक, तुर्की और ईरान को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर ईरान को जीत गया और वहीं से धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त हुआ कि अब भारत में भी आक्रमण किया जाए। यूनानियों ने भारत की संपत्तियों के बारे में बहुत कुछ लिखा और इतिहास के पिता हेरोडोटस, इंपॉर्टेंट लाइन है, इतिहास के पिता जिन्हें हेरोडोटस कहा जाता है, उन्होंने ही भारत की अतुल संपत्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे धन की लालसा, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को, ये बात तो सर्वविदित है कि सोने की चिड़िया अर्थात समृद्ध, बहुत समृद्ध। वो बात जान करके सिकंदर धन की लालसा में, मूल कारण है धन की लालसा में, भारत की ओर बढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि ये एक नक्शा मैंने बनाया है और देखिए ये सिकंदर जो है, सिकंदर ईरान से होता हुआ ये जा रहा है और खैबर दर्रा आपको दिख रहा है, ये भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहाँ से हमला करना शुरू किया। तो सबसे पहला जो हमला हुआ वो आम्भी पर हुआ। आम्भी कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। तो जब वो तक्षशिला में हमला करने की सोच ही रहा था या हमला किया, तब आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ता हुआ सिकंदर का दूसरा सबसे तगड़ा जो प्रतिरोध बोलते हैं, वो प्रतिरोध हुआ पोरस के साथ। पोरस को कैकेय राज्य भी कह सकते हैं कि कैकेय का राज्य था। तो इतना मजबूत प्रतिरोध हुआ, इसका जो युद्ध का वर्णन है हाइडेस्पीज या झेलम या पुराना नाम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी को पार करने के बाद पोरस की सेना से भीषण युद्ध हुआ। कहानियाँ तो इतनी हैं कि एक बार ईरान के राजा के सामने पोरस ने कहा था कि मैं कभी रात में हमला नहीं करूँगा, लेकिन इतनी भयंकर सेना को देखकर अपने बातों से पलटता हुआ सिकंदर रात में भी हमला किया। रात में हमला करना को सिकंदर खुद चोरी मानता था, लेकिन पोरस की सेना के सामने वो केवल जीत को ही मद्देनजर रखा, सिद्धांत सब चले गए। 9 घाव लगने के बाद सिकंदर ने पोरस को हरा दिया और पोरस उसके समक्ष लाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग है, संवाद है। जब सिकंदर को पास लाया गया तो सिकंदर उस समय के इतिहासकार था, काफ़ी वैलिड इतिहासकार हैं वो, एरियन के अनुसार जब सिकंदर का प्रश्न था कि अब बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो सिकंदर को जवाब देते हुए पोरस ने गर्व के साथ कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। ये बात इस गर्वीले रूप के साथ कहना सिकंदर के मन में घर कर गया और काफ़ी इम्प्रेस हुआ सिकंदर, और उसने उसे गले लगा दिया, सारे राज्य वापस कर दिया और बाद में मित्रता हो गई। और फिर बाद में पोरस ने भी बहुत कुछ सैनिक सहायता और सहयोग किया। उसके बाद पोरस ने ग्लोग निकाय और कठ जातियों पर हमला किया और विजय प्राप्त किया। सिकंदर जब व्यास नदी के तट पर पहुंचा तब आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी सेना भारतीय शौर्य और जो आबो हवा है, गर्म आबो हवा है, इससे परेशान होकर के थक के चूर हो चुकी थी और उसने एक प्रकार से साफ अपने राजा को मना कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिकंदर जो किसी के सामने नहीं हारा था, अपनी सेना के सामने हार गया और कहा कि कैसी मेरी सेना है जो इतनी कायर है। सिकंदर ने अपनी सेना के बारे में कहा है
कि बहुत दुख भरे स्वर में कहा है कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन हैं और कायरतापूर्ण बातें करने लगे हैं, जो कायर हो चुके हैं। परंतु सिकंदर को थक हार कर वापस लौटना पड़ा। तकरीबन 19 माह सिकंदर भारतवर्ष में रहा। सिकंदर को जब मजबूरन वापस लौटना पड़ा तब सिंधु के मुहाने पर 2 मार्ग से उन्हें वापस जाना पड़ा। एक है स्थल मार्ग और एक है जल मार्ग। जल मार्ग का सेनापति नियार्कस था और स्थल मार्ग का क्रेटेरस। ये वापसी की बात है, टुकड़ियों में बंटकर सेना वापस हुई। वापसी से पहले सिकंदर ने अपने जीते हुए प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया और स्थानीय गवर्नरों अर्थात शासकों की नियुक्ति की। जाते जाते सिकंदर ने 2 नगर भी बसाए। एक का नाम है बुकाफेला, उसके घोड़े के याद में उसने बसाया, और दूसरे का नाम है निकैया, जो कि पोरस जैसे महान राजा को हराने के बाद उसने स्थापित की, और यही बाद में उसके यूनानियों के उपनिवेश भी बन गए। तो अब सिकंदर का अगर तथ्यों में अपन बात करें तो उसका जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। उसके पिता का नाम मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय। सिंहासनारोहण 336 ईसा पूर्व। 20 वर्ष की उम्र में, काफ़ी कम उम्र होता है। भारत विजय का प्रस्थान 326 ईसा पूर्व। स्वदेश प्रस्थान 325 ईसा पूर्व। और भारत में रहने की अवधि 19 माह। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। 32 वर्ष की अवस्था में सिकंदर युद्ध करता रहा और फिर चला गया। कुछ हाथ नहीं आया। पर शख्सियत यह है कि उतने कम उम्र में उसने पूरे विश्व को जीतने का जो सपना देखा, इसलिए उसे याद किया जाता है, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो सुकून, वो संतुष्टि, वो मानव जीवन का उद्देश्य उसने केवल युद्ध को ही बना लिया। अब सिकंदर से जो युद्ध हुआ और जो भारत में उसका प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक तो ये है कि जल मार्ग स्थल मार्ग से यूनान प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया, या मार्ग का पता चल गया, और यूनानियों के संपर्क से यूनानी व्यापारी यहाँ आने लगे और शिल्पी भी यहाँ आने लगे, और गांधार प्रभाव शैली, जो गांधार कला शैली है, उस पर प्रभाव यूनानी कला का पड़ा। सिकंदर के इतिहासकारों ने सती प्रथा जैसे का वर्णन किया है, बताए हैं कि गरीब माता पिता अपनी बच्चियों को बेच देते हैं, और अच्छी नस्ल के गाय बैलों की चर्चा सिकंदर के इतिहासकारों ने हमें बताई है। उसके साथ आने वाले बहुत सारे इतिहासकार जैसे डाइमेकस, डायोनिसियस, मेगास्थनीज, पॉलिबियस, पेट्रोक्लिस, पेरिप्लस, प्लिनी, ये सब जस्ट उसके बाद आए थे। और सिकंदर के आक्रमण के समय कौन आया? एरियन आया, और उसके बाद फिर बहुत सारे इतिहासकार आए। लेकिन कहते हैं कि क्रमबद्ध इतिहास जो है वो इसी समय हमें प्राप्त होने लगा, और काफ़ी व्यवस्थित। तो सिकंदर का जो इतिहास है, युद्ध का इतिहास, इसे अरिस्टोबुलस ने लिखा। एरियन और प्लूटार्क की रचनाओं पर आधारित था। इसके बाद इसके 2, एक ओनोसेक्रेटस है। ओनोसेक्रेटस सिकंदर की जीवनी लिखा। ये जहाजी बेड़े का चालक था, सिकंदर के जहाजी बेड़े के चालक था ओनोसेक्रेटस। दूसरा है नियार्कस। अभी मैंने चर्चा की है नियार्कस के बारे में कि ये जो वापसी में सिकंदर का जो था, सिकंदर की वापसी में ये भी जल मार्ग का नेतृत्व किया। तो नियार्कस ने
जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उसमें स्ट्रेबो और एरियन के विवरण को भी उसने बताया है। ये नियार्कस पद में एडमिरल था। तो इस प्रकार से सारे तथ्यों को लेते हुए हम अब सिकंदर को लगभग पूर्ण कर चुके हैं। एक बात और गौर करने योग्य है कि जब सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो उनकी सेना को यही बात पता था कि नंद वंश जो कि मगध पर राज्य कर रहा है उसकी सेना सिकंदर की सेना से भी विशाल थी। ये भी एक भय का कारण रहा होगा। तो तत्कालीन समय में नंद वंश का वहाँ राज्य था। तो अनवरत युद्ध सिकंदर ने किया, सारे संसार को जीतने की उसने पूरी तल्लीनता से कोशिश की और मैंने सारे तथ्यों को आपको बता दिया है कि सिकंदर का जो समय था वो 326 ईसा पूर्व में भारत में खैबर दर्रे से वो प्रवेश किया। वापसी में 2 मार्ग, जल मार्ग में नियार्कस के नेतृत्व में और स्थल मार्ग में क्रेटेरस के नेतृत्व में, ये 2 सेनापतियों के तहत वो वापस हुआ। हमको जब सिकंदर के बारे में पढ़ना है तो सामान्य अध्ययन वालों के लिए भी और इतिहास वालों के लिए भी इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना होगा, उसे दोहराना होगा, बार बार दोहराना होगा, याद करना होगा। ज़्यादा मेहनत अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप पढ़ लीजिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियो को कान में लगा करके केवल सुनिए और आपको कोई प्रश्न या कुछ चीज़ें लगती हैं तो मैं आपसे सीधे संपर्क में रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको सीधे उसका जवाब दे दूँगा या मूल तथ्यों को आपको प्रेषित कर दूँगा। तो दोस्तों, कर्म करते रहिए, कर्म ही पूजा है। कर्मेव जयते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म आप करते रहिए, निरंतर कर्म आप करते रहिए। कर्मेव जयते, कर्म ही आपको विजय दिलाएगा। किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्जुन की तरह आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो इसी के साथ मैं आज सिकंदर के चैप्टर को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप मेरे चैनल www/जीवनमंत्रा/श्रीफ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे अच्छी बात, आप सब्सक्राइब करिए, आप तक मैं सीधे पहुंच जाऊंगा और आपको आने वाले और पूर्व के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लगातार सिकंदर के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। मौर्य वंश मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो अन्य विषयों को लेकर भी मैं चलूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरे सारे वीडियो को जब समय मिले आप पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।